हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बेड सोर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेड सोर, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में बिस्तरी घाव। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीसन देख लेते हैं। डिफिनीसन क्या है? लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने या कुर्सी पर बैठे रहने से कुछ ऊतक क्षेत्रों पर दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप वहाँ के रक्त परिवहन में कमी आती है। ऊतक क्षय यानी नेक्रोसिस होता है। ऊतक के ऐसे क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को बेड सोर कहते हैं। नेक्रोसिस मतलब होता है क्या कि टिश्यू डेड कर जाना। इसका मतलब ऐसा पेशेंट जो काफ़ी लंबे टाइम तक वो बेड पे पड़े रहते हैं या कुर्सी पर बैठे रहते हैं, वैसे पेशेंट को क्या होता है कि जो कि घाव बनने लगता है, फोड़ा हो जाता है वो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेड सोर कहते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट जिसका सर्जरी हुआ हो या पैरालिसिस हुआ हो, वैसे पेशेंट को क्या होता है कि बेड सोर होने का चांस होता है। क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पे, एक ही स्थान पे बार बार प्रेशर पड़ने से वहाँ पे घाव बनने लगते हैं, ऊन बनने लगते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। बेड सोर इज अ डैमेज टू एन एरिया ऑफ द स्किन caused by constant pressure on the area for a long time. The pressure can lessen blood flow to the affected area, which may lead to tissue damage and tissue death. इसका मतलब ये लंबे टाइम तक के लिए जो भी पेशेंट हैं वो बेड पे रहते हैं और उस टाइम जो हम प्रेशर पड़ने से हमारा टिश्यू जो क्षतिग्रस्त होते हैं, डेड होते हैं, और उस टाइम जो ऊन बनता है उसी को हम लोग बेड सोर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमन साइट ऑफ बेड सोर। जो बिस्तरी घाव हैं वो होने का कौन कौन साइट हमारे बॉडी पे माने कि कॉमन है। तो सबसे पहले है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या है? जिसको हम लोग पीठ के बल लेटे रहते हैं। तो उस सबसे पहले है ऑसिपिट। ऑसिपिट मतलब कि सिर का पिछला भाग। और स्केपुला क्या है? स्केपुला जो हम लोग का ये शोल्डर जिसे हम लोग कहते हैं, ये पीछे वाला भाग को हम लोग स्केपुला कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्रम। सेक्रल क्या है? जो कि हमारे ये वर्टिब्रा है, उस भाग में जो प्रेशर पड़ता है, उस जगह पे जो प्रेशर पड़ता है उसे हम लोग सेक्रल रीजन कहते हैं। एल्बो जो हमारे एल्बो पे पड़ता है, और एंकल जो कि हमारे एंकल पे जॉइंट पे पड़ता है जो प्रेशर, और वहाँ पे जो घाव होता है, सोर होता है, उसको हम एंकल कहते हैं। नेक्स्ट है साइड लाइनिंग पोजीशन। साइड लाइनिंग पोजीशन को हम लोग लेटरल पोजीशन भी कहते हैं, जो कि हम लोग करवट जिसे बोलते हैं हिंदी में, करवट पोजीशन स्थान। तो इसमें क्या आता है? ईयर, रिब्स, एंकल जॉइंट, ये तीनों जो हमारे लेटरल साइड में जो भी हमारे पोजीशन पे प्रेशर पड़ता है, जो हमारे बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, वहाँ पे क्या हो सकता है कि सोर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन जो कि पेट के बगल, और यहाँ पे है सबसे पहले ईयर हो गया, चेक हो गया, ब्रेस्ट, फुट, फिंगर और जेनाइटल एयर। ईयर जो कि हम लोग प्रोन पोजीशन में हम लोग जो सो रहे हैं, तो कभी हम लोग अपना फेस इस साइड कर सकते हैं और इस साइड कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग को प्रेशर पड़ेगा हमारा स्किन पे, हमारे एयर पे, तो वहाँ पे ऊन हो सकता है। चिक क्या है? हमारा ये जो गाल हो गया, वहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे भी सोर हो सकता है। ब्रेस्ट, वो भी फीमेल का, जो फीमेल है अगर उस ब्रेस्ट पे प्रेशर पड़ रहा है और वहाँ पे जो सोर हो रहा है वो ये प्रोन पोजीशन में होगा। फुट, फिंगर, अगर हम लोग पेट के बगल लेटे हुए हैं, प्रोन पोजीशन में है, तो हमारा फिंगर पे भी प्रेशर पड़ सकता है। और जेनाइटल एरिया में जो मेल है उनके जेनाइटल एरिया पर भी प्रेशर पड़ सकता है। तो ये था हमारा साइड, कॉमन साइट ऑफ बेड, सुपाइन पोजीशन, साइड लाइनिंग पोजीशन और प्रोन पोजीशन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट काज ऑफ बेड सोर, मतलब क्या कारण हो सकता है बिस्तरी घाव का। तो सबसे पहले है कि प्रेशर। प्रेशर क्या है? अगर हमारे बॉडी पे कहीं भी हमारे स्किन पे प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो उस टाइम क्या हो सकता है? सोर हो सकता है, ऊन हो सकता है। फ्रिक्शन, घर्षण, इसको अगर कोई भी पेशेंट है, अगर उसको हम लोग बार बार इधर से उधर कर रहे हैं या बेडशीट वगैरह चेंज करते टाइम अगर उन पे ज़्यादा थोड़ा सा घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन पड़ रहा है, तो उस टाइम भी क्या हो सकता है कि स्किन रगड़ने से वहाँ पे सोर हो सकता है, ऊन हो सकता है। मॉइस्चराइजर, अगर पेशेंट मान के चलिए कि वहाँ पे नमी है, उनके बेड पे नमी है, और कभी हो सकता है टॉयलेट वगैरह कर दी, वोमिटिंग या
ऐसे भी पानी गिर गया तो वहाँ पे सूखा नहीं, अच्छे से ड्राई नहीं हुआ और वहाँ पे नमी रह गया तो उस टाइम भी क्या हो सकता है, सोर यानी वुंड होने का चांस हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, अगर मान के चलिए कि कोई भी अगर हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है तो उस टाइम जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उस टाइम वो भी क्या हो सकता है कि सोर हो सकता है। और नेक्स्ट है कि पेरिडीज जो पोजिंग काउजेज, इसमें क्या है कि कौन सा व्यक्ति को हो सकता है, कैसे जो मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसको बेड सोर होने का ज़्यादा चांस हो सकता है। तो जैसे वीकनेस, अगर जो कोई भी ऐसा पेशेंट हो या व्यक्ति हो ज़्यादा वीकनेस हो तो उनको भी क्या हो सकता है कि प्रेशर और सोर हो सकता है। या अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो एक जगह ही रह सकते हैं, एक ही पोजीशन में रख सकते हैं तो उनको भी क्या हो सकता है कि बेड सोर हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, अगर कोई भी पेशेंट ज़्यादा मोटापा है जिसको, उस टाइम भी क्या हो सकता है उनके बॉडी, उनके स्किन पे प्रेशर पड़ने से सोर हो सकता है। नेक्स्ट है एडिमा, ओडिमा, जो पेशेंट ओडिमा वाला होंगे उस टाइम भी उनको क्या हो सकता है कि ओडिमा होने के कारण वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे सोर हो सकता है। या कोई भी पेशेंट पैरालिसिस है तो पैरालिसिस वाले पेशेंट एक जगह एक ही पोजीशन में रहते हैं तो उनको भी क्या हो सकता है कि सोर होने का चांस होता है। या कोई भी ऐसा पेशेंट कि जिसको सर्जरी हुआ हो और लंबे टाइम तक उनको बेड पे रहना हो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे तो उनको भी क्या हो सकता है कि सोर होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये कॉजेज पढ़े। नेक्स्ट है अब कि साइन एंड सिम्टम्स, क्या चिन्ह एवं लक्षण क्या हो सकता है अगर मान के चलिए बेड सोर हो रहा है तो उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है। रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, अनकंफर्टेबल होगा, फैटिग होगा, बर्न, लोकल एडिमा, गैंग्रीन, एंजाइटी। रेडनेस यानी लाल, मान के उनके जहाँ पे सोर हुआ है वहाँ पे लालपन होगा, रेडनेस तनाव टाइप का होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, जिस पेशेंट को हुआ है तो अनकंफर्टेबल लगेगा सोने बैठने में तो उनको अनकंफर्टेबल होने लगेगा। फैटिग मतलब उनको थकान टाइप का लगेगा, जहाँ पे अगर हमारे बॉडी में कहीं भी ऐसा हो जाता है, कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है या कुछ वुंड हो जाता है, कुछ भी ऐसा परेशानी तो हम लोग को क्या होने लगता है, थकान होने, तो वो पेशेंट को क्या होगा, थकान होगा। फिर जलन होगा, बर्न जलन हो सकता है, लोकल एडिमा हो सकता है वहाँ पे, और गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन मतलब होता है क्या कि वहाँ पे जो जहाँ पे वो बेड सोर हुआ है, जहाँ पे सोर हुआ है वो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ के टिश्यू जो होते हैं डेड हो जाते हैं और डेड होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ब्लू होने लगता है और वहाँ पे वो स्किन क्या है, सड़ने लगते हैं, जिसे हम लोग गैंग्रीन कहते हैं। और एंजाइटी और चिंता भी बनने लगता है कि हमको सोर हो गया, ठीक होगा कि नहीं होगा, तो वो पेशेंट क्या होने लगते हैं, एंजाइटी होने लगते हैं। तो ये था साइन एंड सिम्टम्स। अब पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर यानी बेड सोर के रोकथाम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मरीज को साफ एवं शुष्क रखें। मरीज को क्या करेंगे, साफ एवं शुष्क करेंगे, ड्राई करके रखना है। उनका बेड वेस्ट को क्या करना है कि साफ़ सुथरा रखना है, मरीज को साफ़ सुथरा रखना है ताकि जो भी उन पे जो प्रेशर पड़ता है या जो नमी से उन पे जो सोर हो रहा है वो ना हो, इसलिए उनका बेड को क्या करेंगे, ड्राई करके रखेंगे। नेक्स्ट है उन मरीजों को पहचान करना जिनमें बेड सोर बनने की संभावना अधिक रहती है। हम क्या करेंगे कि वैसे मरीज को हम लोग देख रेख करेंगे, वैसे मरीज को पहचान करेंगे जिसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेड सोर होने का संभावना या हो सकता है। तो वैसे मरीज को क्या करना है, बार बार देखना है। मरीज को पर्याप्त मात्रा में तरल तथा प्रोटीन एवं विटामिन युक्त आहार देना है। मरीज को क्या करना है, तरल पदार्थ देना है, लिक्विड वगैरह देना है, विटामिन वगैरह देना है और प्रोटीन देना है ताकि वो अच्छे से स्वस्थ रहें और उनका जो भी उनके हेल्थ का क्या हो, जल्दी रिकवरी हो। मरीज की स्थिति हर 2 घंटे में बदल लें। कि मरीज का जो पोजीशन है उनको हमेशा क्या करना है, उनका पोजीशन चेंज करते रहना है ताकि उनके एक पोजीशन पे ये स्किन पे प्रेशर ना पड़े, इसलिए बार बार उनको क्या करना है कि पोजीशन चेंज करना है। नेक्स्ट है बिस्तर को सिलवटों से मुक्त करें। तो वो जो बेड हम लोग अगर बिछा रहे हैं पेशेंट के लिए तो वहाँ पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि वहाँ पे सिलवट तो नहीं पड़ रहा है, इसलिए बेडशीट को पूरे अच्छे ढंग से बिछाएंगे ताकि उस पर सिलवट ना पड़े और पेशेंट क्या हो, कंफर्टेबल वहाँ पे आराम कर सके और शोर ना हो सके। नेक्स्ट है मरीज को बार बार और प्रतिदिन निरीक्षण करना है। और अगर हम लोग देखें हैं कि पेशेंट को बेड सोर हो गया है तो उनको क्या करना है कि बार बार देखना है
और पर डे क्या करना है, उनका निरीक्षण करते रहना है। नेक्स्ट है डैमेज स्किन का केयर करना, जहाँ पे जो स्किन पे डैमेज हुआ है उसका केयर करना। नेक्स्ट है पाउडर लगाएं, जो पेशेंट को अगर वुंड हुआ है, जहाँ सोर हुआ है उस जगह पे क्या करेंगे, पाउडर लगाएंगे ताकि वहाँ पे प्रेशर ना पड़े। नेक्स्ट है मरीज के नाखून काट कर छोटा कर दें ताकि नाखून से खरोच ना लगे। उनका जो पेशेंट है उनका नाखून छोटा रखेंगे ताकि वो अपने स्किन को अगर टच करते हैं तो उससे क्या हो, खरोच ना लगे। उसके बाद फ्रिक्शन की रोकथाम करें, जहाँ पे घर्षण हो रहा है, जहाँ जिस पोजीशन पे जिस जगह पे अगर वहाँ पे ये घर्षण हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसको प्रिवेंशन करेंगे। नेक्स्ट है शरीर के हिस्सों पर दबाव कम करने के लिए विशेष प्रकार के मैटर्स या बिस्तरों का उपयोग करेंगे, जैसे कि हवाई गद्दे और पानी के गद्दे। अगर मान के चलिए जिस पेशेंट को बेड सोर हुआ है तो उनको विशेष रूप से ऐसा मैटर का यूज करेंगे जो कि उनके लिए कंफर्टेबल हो, जैसे कि हवाई गद्दा हुआ, पानी का गद्दा, वो क्या होता है कि उनको आरामदायक भी होगा और उनको कंफर्टेबल भी होगा। नेक्स्ट है गीले कपड़े तुरंत बदल दें। अगर पेशेंट अगर उनका बेड अगर गीला हो गया, बेडशीट गीला हो गया है या उनका कपड़ा गीला हो गया तो उसको क्या करें, तुरंत हम लोग चेंज कर देंगे। अब पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, उपचार। पहले पढ़े थे प्रिवेंशन यानी रोकथाम पढ़े थे, अब पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो अगर पेशेंट बेड सोर वाले हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेड सोर के चिन्ह लक्षण दिखाई देने पर जल्दी ही डॉक्टर को सुनिश्चित करें। अगर मान के चले कि अगर हम देख रहे हैं कि भाई जो पेशेंट है उनको बेड सोर हो रहा है और उनका साइन एंड सिम्टम्स वही है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इमीडिएटली डॉक्टर को सूचित करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है ऊंड वाली जगह को इन्फेक्शन से बचाना। जहाँ पे ऊंड हुआ है, जहाँ पे सोर हुआ है, उसको हम लोग इन्फेक्शन से बचाएंगे, उसका साफ सुथरा करेंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। ऊंड को साफ करने के लिए नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोग ऊंड साफ कर रहे हैं तो नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करेंगे ताकि ऊंड जो है उसका जो भी बेस्ट मटेरियल होगा वो सब निकल जाए। नेक्स्ट है यदि संक्रमण जम जाए अर्थात प्रभावशाली हो जाए तो डॉक्टर द्वारा सुझाया गया एंटीबायोटिक एवं आवश्यक दवा देना चाहिए। अगर मान के चलिए कि जब ऊंड जम गया है और वहाँ पे इन्फेक्टेड हो गया है तो जो डॉक्टर एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसा मेडिसिन अगर प्रिस्क्रिप्ट किए हैं, निर्देश दिए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मेडिसिन हम लोग पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है ऊंड की सतह पर जिंक ऑक्साइड लगाना चाहिए। जहाँ पे अगर ऊंड हो गया है, सोल हुआ है, तो वहाँ पे जिंक ऑक्साइड लगाएंगे। यदि ऊंड भरने में अधिक समय लग रहा हो तो ऊंड ऐसे पस एवं डैमेज टिश्यू को निकालेंगे। अगर जहाँ पे ऊंड मतलब कि ऊंड ज़्यादा टाइम हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा घाव बन गया है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस जगह से हम लोग पस को निकालेंगे और जो भी डैमेज टिश्यू है उसको निकालेंगे ताकि जो ऊंड है वो जल्दी से भर जाए और उसको साफ़ सुथरा रखेंगे। हमेशा उनका केयर करेंगे, ध्यान देंगे पेशेंट को ताकि उनका जो ऊंड सोर है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो आज हम लोग पढ़े बेड सोर और इससे सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।